हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है आपको और इम्पोर्टेंट लगेगा क्योंकि इस पे दो चीज़ें हैं। एक तो थ्योरी भी मैंने ऐड करी हुई है और प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज 30 क्वेश्चंस हैं क्योंकि वैसे मैंने पहले बता दिया कि 180 प्लस क्वेश्चंस हैं ये यूनिट थर्ड में। ठीक है, तो हम लोग इसको 3 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 का मतलब कि इन द सेंस अभी ये आपका सेकंड पार्ट है और 3 पार्ट इसके और हो जाएंगे जिसमें हम लोग 50 + 50 + 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात। और सेकंड की जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उनको मैं बता दूं कि आपकी पवन सीरीज जो बुक है एमसीक्यूज वाली वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और ऑप्शनल में योगा कंप्लीट हो चुका है, तो उसको जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अलग अलग प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ की। फिर इसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ है उसमें से हम लोग पेपर फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, उस पर भी आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा इसका जो पेपर सेकंड है उसका 2 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, तीसरा यूनिट हम लोग का कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकता है 72753539 और ये 23। ठीक है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कितने रुपए की पीडीएफ है और 100 के नीचे है मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी आप उस पर आके बात कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले इस पे दिया गया 15 अगस्त 1947 को हमारे देश, जो हमारा देश है, अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ था। ठीक है, बचपन से लेकर अभी तक हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और ये आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि अब बच्चे को पढ़ाएंगे अपने अपने। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होते ही हमने हर एक सेकंड, ये क्या, ठीक है, हाँ, स्वतंत्र हुए और होने के परिवर्तन से एवं से विकास करना शुरू किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 ने माध्यमिक स्तर पर विविध पाठ्यक्रम चलाने का सुझाव दिया और इसके संचालन हेतु सामान्य माध्यमिक स्कूलों को बहुउद्देशीय स्कूलों, मल्टीपर्पज़ स्कूलों में बदलने का सुझाव दिया। ठीक है, फिर इसके बाद बताया गया है कि सरकार ने इस दिशा में ठोस प्रयत्न किए परंतु असफलता ही हाथ लगी। फिर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को विविधीकरण से डाइवर्सिफिकेशंस के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का सुझाव दिया। इस हेतु उसने माध्यमिक स्तर जो है 9 से लेके 9 व कक्षा 10 पर कार्यानुभव, वर्क एक्सपीरियंस और 2 पर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम और सामान्य छात्र छात्राओं के सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने का सुझाव दिया। फिर इसके बाद दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसे सिद्धांत मान लिया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इस पर अपनी मोहर ठोक दी। ठीक है, तब तक यह कल्पना की गई थी कि कार्यानुभव, वर्क एक्सपीरियंस ने बच्चों में शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है और उसमें व्यावसायिक रुझान विकसित होगी और +2 की व्यावसायिक शिक्षा से वे स्वरोजगार शुरू कर सकेंगे अथवा व्यावसायिक संसाधनों में नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार हमारे देश में शिक्षा के व्यवसायीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने किया। ठीक है, तो देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया कि व्यवसायीकरण जो हमारा है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1966 और 64-66 ने किया था। और उच्च माध्यमिक शिक्षा +2 स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसी रूप में लिया गया और इस प्रकार वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण से तात्पर्य उच्च शिक्षा
उच्च माध्यमिक +2 स्तर पर सामान्य छात्रों के लिए सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने से है। ठीक है, फिर इसके बाद बताया गया है कि कुछ विद्वान शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ संपूर्ण शिक्षा को व्यवसायिक परक बनाने से लेते हैं। इस संदर्भ में हमारा प्रथम से निवेदन तो यह है कि हर शब्द का अर्थ संदर्भवश होता है। शिक्षा के व्यवसायीकरण शब्द का प्रयोग हमारे देश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने किया और केवल उच्च माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए किया गया था, और वह भी संपूर्ण उच्च माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए नहीं, केवल सामान्य छात्र छात्राओं की उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, और दूसरा निवेदन यह था कि सरकार भी इसे इसी रूप में ले रही और इसी दिशा में काम कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ पॉइंट था और इसके बाद एक और शायद पॉइंट है। हाँ, अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है इससे आपके क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए किए जा रहे कार्य, कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा के लिए। आप देखिए पहला पॉइंट इस पे दिया गया है, इस दिशा में सर्वप्रथम कदम उठाया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में उच्च माध्यमिक +2 स्तर पर 1995 तक 25% छात्र छात्राओं को इस धारा में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में दिया गया है 1988 में केंद्र सरकार ने उच्च माध्यमिक +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत +2 पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देना शुरू किया। ठीक, सेकेंड पॉइंट हो गया। अब देखिए थर्ड पॉइंट में दिया गया, उसी बीच केंद्र सरकार ने इस स्तर की व्यावसायिक शिक्षा संबंधी नीति निश्चित करने एवं दिशा निर्देशन देने हेतु संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद जॉइंट काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, और इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, का गठन किया। ठीक है, अब केंद्र सरकार ने इसका गठन कर दिया। अब फिर इसके बाद बोला गया है कि यह परिषद तभी से उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी दे रही है और साथ ही उनका दिशा निर्देशन भी कर रही है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, जॉइंट काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इसका जो फुल फॉर्म है। ठीक है, फुल फॉर्म तो हो ही गया, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा कि क्या है, और इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद बोला गया है कि इस बीच हजारों उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में +2 पर सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू भी कर दिए गए हैं। यह बात दूसरी है कि ये पाठ्यक्रम उतने कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं जितने कारगर सिद्ध होने की कल्पना की गई थी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए माध्यमिक शिक्षा पे काफ़ी फोर्स करा जा रहा था क्योंकि प्राथमिक शिक्षा बच्चे तो ले रहे थे, बट माध्यमिक शिक्षा में बच्चों का मतलब जो कमी थी वो होती चली जा रही थी। ऊपर जाना चाह रहे थे बट पूरी क्लासेस उन लोग नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि सपोज कर लिए कि 6th में एडमिशन लिया तो 7th में ही निकल जा रहे थे, 8 क्लास पूरी नहीं कर रहे थे। तो जो फोकस हो रहा था वो इन्हीं पे हो रहा था, क्योंकि जब माध्यमिक नहीं कंप्लीट होगा तो उच्चतर करने में भी काफ़ी समस्या आएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, और ये मान के चलिए ये अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो आपके अच्छे खासे नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रमुख पक्ष कौन सा था। सुविधाओं का सार्वभौमिकरण, नामांकन का सार्वभौमिकरण, या फिर स्थायित्व का, या फिर उक्त सभी। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। ठीक है, और फिर इसके बाद है स्कूल चलो अभियान है, साक्षरता का अंग है, प्रौढ़ शिक्षा अभियान का अंग है, या फिर सर्व शिक्षा अभियान का अंग है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सर्व शिक्षा अभियान का अंग है। फिर है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की मुख्य बाधा कौन सी है। तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या, माता पिता का अशिक्षित होना, या फिर विद्यालयों में पर्याप्त संसाधन का अभाव हो गया यहाँ पे, और इसमें दिया गया है उपयुक्त सभी। ठीक है, अभाव नहीं अभाव हो गया यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त सभी की है मुख्य बाधा है। फिर इसमें दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था, किसने सुझाव दिया था। तो ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968,
एक सेकेंड, हाँ 68, फिर राम मूर्ति शिक्षा समिति 1990 या फिर यशपाल शिक्षा समिति 1993, यशपाल समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है बालकों के नामकरण में वृद्धि करना या फिर बालकों को विद्यालय में पूरे समय रोके रहना या फिर पौष्टिक भोजन द्वारा बालकों को स्वास्थ्य लाभ देना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे क्या है, बच्चे खाने पीने के लिए ही आ जाते थे, ठीक है। एक तो पहले यही हो गया कि पूरे समय रुक जाते थे, पौष्टिक भोजन भी उनको मिल जाता था क्योंकि गाँव की कंडीशन आप लोग जानते ही थे, काफ़ी गरीब बच्चे वहाँ पे आते थे, ठीक है। जिनको और उनके सबसे मेन बात की जो भी बच्चे आते थे उनके जो माता पिता रहते थे या तो वो लेबरी करते हैं, ठीक है, पहले की कंडीशन बता रहे हैं, और या तो लेबरी करते थे या तो वो कृषि करते थे, जिसके कारण वो दिन में टाइम नहीं दे पाते थे। और बाकी फिर इसीलिए बच्चे ज़्यादातर यहाँ पे आके उनको खाना पीने की सब चीज़ की सुविधा मिल जाती थी, ठीक है। फिर दिया गया है बालकों के नामांकन में वृद्धि करना, और इससे क्या हो जाता था, जब बच्चों को पता चलता था या माता पिता को पता चलता था कि वहाँ पे खाना भी मिलता है तो बच्चों को एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाने लगे। फिर इसके बाद दिया गया है शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता है। व्यवसायीकरण की, हाँ ठीक है, श्रम के प्रति आदर का भाव विकसित करने के लिए या फिर व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए या फिर शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा, ठीक है, सभी हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें दिया गया है व्यवसायीकरण के लिए शिक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों को विभिन्न से व्यवसायों के संबंध में नवीनतम जानकारी देना, या फिर विद्यार्थियों को अपनी योग्यताओं के अनुरूप व्यवसाय चयन में सहायता करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया व्यवसायीकरण की आवश्यकता है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए, या फिर देश के आर्थिक विकास के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और फिर बताया गया है इस पे क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था, किसने दिया था, राधाकृष्णन कमीशन ने, या फिर मुदालिया कमीशन ने, या फिर कोठारी कमीशन ने, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुदालिया कमीशन ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं, नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की स्थापना का सुझाव दिया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या फिर 1968 या फिर 2020 या फिर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। और ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट है प्रमुख परीक्षा सुधार है परीक्षा प्रक्रिया को सतत बनाना, या फिर आंतरिक परीक्षाओं को अनिवार्य बनाना, या फिर निबंधात्मक प्रश्नों का उन्नयन करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर दिया गया परीक्षाओं का कौन सा कार्य नहीं है, आपको बताना कौन सा कार्य नहीं है। और इस पर बताया गया है कि छात्रों की शैक्षिक प्रगति की जांच करना, छात्रों को प्रोन्नति देने में सहायता करना, या फिर छात्रों को निर्देशन करना, या फिर छात्रों का वर्गीकरण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, छात्रों को निर्देशित करना। चलिए आगे दिया गया निबंधात्मक परीक्षा का कौन सा गुण नहीं है, व्यक्ति का पर्याप्त अवसर मिलता है, या फिर मौलिकता का परीक्षण होता है, या फिर वस्तुनिष्ठा के अधिक अवसर होते हैं, या फिर प्रश्न रचना बहुत सरल होती है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वस्तुनिष्ठा के अधिक अवसर होते हैं। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली के दोषों की विवेचना करते हुए उसके सुधार के लिए उपायों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न किस परीक्षा का उदाहरण है, निबंधात्मक परीक्षा का, वस्तुनिष्ठ का, या फिर लघु उत्तरीय का, या फिर अति लघु उत्तरीय का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, निबंधात्मक परीक्षा का। फिर दिया गया है प्रत्यय स्मरण से प्रश्न का
सॉरी प्रत्यय स्मरण प्रकार का प्रश्न है, एकांतर अनुक्रिया प्रश्न या फिर बहुविकल्पीय या फिर रिक्त स्थान पूर्ति या फिर वर्गीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। फिर दिया गया है प्रशिक्षण व रोजगार सेवा संगठन समिति की नियुक्ति किस सन में हुई थी? 1945, 1925 या फिर 1890 या फिर 1927। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 1945। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्याही के धब्बों वाला परीक्षण से प्रक्षेपण विधि का निर्माण हरमन रोसा द्वारा कब किया गया था? 1920, 1980, 1927, 1921। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1921। फिर है व्यक्ति को संवेदन और अभिव्यक्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है? साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि या फिर निरीक्षण विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा साक्षात्कार विधि। फिर है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली, एक सेकेंड, हाँ, प्रश्नावली का निर्माण किया था? प्लूटो ने, ब्रूनो ने, वुडवर्थ ने या फिर लोविथ ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन वुडवर्थ ने। फिर है क्वेश्चंस व मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है? अनुपात मापनी, क्रम सूचक या फिर अंतराल या फिर नामित। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से अनुपात मापनी। फिर दिया गया है शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को भविष्य को प्रगतिशील बनाने में परामर्श देना या फिर समायोजन की क्षमता प्रदान करना या फिर योग्यताओं, रुचियों और व अवसरों के अनुकूल चुनाव में सहायता देना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इस पे। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण से निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि, बर्हिदर्शन विधि या फिर अंत दर्शन विधि या फिर आगमन विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आगमन विधि। हाँ, फिर दिया गया प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डैश द्वारा किया गया था? बैलक, मरे, होल्टज मैन या फिर साइमन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मरे। फिर दिया गया है निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? पहचान विधि, प्रत्याहार विधि या फिर पुनः सीखना विधि या फिर तार्किक विधि। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तार्किक विधि। फिर दिया गया सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है? स्तंभाकृति या फिर आवृत्ति, बहुभुज भुज या फिर संचयी आवृत्ति या फिर रेखा चित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है व्यक्तिगत भिन्नताओं को जन्म देने वाला विद्यायीकरण है? विद्यालय का वातावरण या फिर विद्यालय प्रशिक्षण या फिर शिक्षा की दिशा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। फिर दिया गया किसी बच्चे को व्यक्तित्व, वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? धनात्मक प्रतिरूप या फिर ऋणात्मक प्रतिरूप या फिर योगात्मक है या फिर गुणात्मक है? और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, गुणात्मक प्रतिरूप। फिर दिया गया संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है? यह कथन किसका है? स्किनर का है, मन का है, क्रो का या फिर टॉयलर का है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइलर का है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कथन वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। फिर दिया गया निम्न में से क्या व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है? जाति है, बुद्धि है, वंशानुक्रम है या इनमें से कोई नहीं? और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्तिगत भिन्नताओं हेतु भाषा विकास एवं
भाषा विकास एक आवश्यक कौशल है क्योंकि यह डैश आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग करता है। ठीक है, मांग है। शारीरिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया है क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण है वंशानुक्रम, आयु, वातावरण, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया है कौन सी विधि व्यक्तित्व के उन पहलुओं का उजागर कर देती है जिनमें वह स्वयं से अनभिज्ञ होता है। प्रेक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि, आत्मकथा लेखन विधि। प्रेक्षण विधि। ठीक है, फिर इस पे दिया गया है ए ऑप्शन इसका सही है। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मनोविज्ञान प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं। ऑप्शन दिया गया व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर बल, या फिर बाल मनोविज्ञान पर बल, या फिर बालक के व्यक्तित्व का आदर, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, मनोविज्ञान प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। हाँ, तो अब हम लोग बता दें क्या क्या कंप्लीट हो गया है। देखिए, ये हम लोग का जो एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ है उसका पेपर सेकंड का यूनिट हम लोग थर्ड देख रहे हैं। ठीक है, यूनिट थर्ड है हमारी, जिसपे से हम लोग फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड यूनिट आज हम लोग की कंप्लीट हो गई। बची हमारी 3 यूनिट हम लोग और कंप्लीट करेंगे। 3, 4 और 5 यूनिट नहीं है, ये वीडियोस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो भी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस आपकी आनी है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।